एक में तो ऐसा हुआ था कि जब उसको लगा कि ऐसे ये नहीं कर सकती और वो जो साइकोसिस में गई, तो उसको कान में ऐसे आवाज़ आते थे कि नहीं, ये बच्चा ही तुम्हारी सब प्रॉब्लम की जड़ है, उसको निकाल दो। हेलुसिनेशन? हाँ, हेलुसिनेशन की ओके। कोई बता रहा है उसको कि ये सब बच्चे की वजह से हो रहा है, तो उसको हटा दो। ओके। तो उसने क्या किया, वो बच्चे को देखना एकदम से बंद कर दिया, उसको भगा दिया घर से। वो अगर बच्चा को कोई लेके आया तो वो बोलते कि नहीं, ये गलत है, ये कोई शैतान का बच्चा है ओह! जो मुझे सता रहा है, तो उसको मेरे नज़र से हटा दो। ओके। दूसरी तो मुझे केस याद है कि जो सबसे फैटल एक्सट्रीम थी। हाँ, थी। तो एकदम से उसने तो बच्चे को ऐसे पकड़ दिया कि बच्चा मर गया। और बाद में उसको लगा कि मैं ही मारी हूँ, तो फिर उसको और डिप्रेशन में चली गई और खुद को नुकसान सुसाइड कर करने लिया। तक बात आ गई। रीअकरेंसेस के चांसेस कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं, यानी ओके। कि जैसे हम लोग बोले कि समझो 22% में डिप्रेशन आ जाता है, तो अगर पहले डिलीवरी में अगर ये हुआ तो ये 50% तक बढ़ जाते हैं, मतलब वापस होने के वापस होने संभावना? के चांसेस। हाँ, ओके। हाँ, तो यानी कि जो चांसेस है वो 50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सेकंड डिलीवरी में। इसलिए हम तो यूजुअली एडवाइस करते हैं कि सेकंड चांस नहीं ले तो अच्छा है। ओके। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको, कपल को चाहिए कि और एक होना ही चाहिए बच्चा, एक लड़की है तो एक लड़का होना चाहिए, या या वाइस लड़का है तो वर्सा? लड़की जी होनी हाँ। चाहिए, तो ऐसा कुछ भी हो उनको चाहिए तो वो उनका डिसीजन है। लेकिन उनको डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये रिकरेंस हो सकता है, और ओके। उसको तैयार रहना चाहिए कि अगर उसके थोड़े भी साइन सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करना है, तो ओके। ताकि वो ना बढ़े। जब मैं ईगो की बात कर रहा हूँ तो ये ईगो वो वाला ईगो नहीं जो हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जी। हम बोलते हैं ईगो, इसको ईगो है, यानी कि वो कुछ गर्व है वो गर्व उसको। वाला ईगो हाँ, नहीं है ये। वो वाला ईगो नहीं जो ओके। हमारा साइकोलॉजिकल टर्म्स में, साइकोलॉजी में ईगो किसको बोलते हैं कि जो अपने जो पूरा व्यक्तिमत्व है उसका जो बैलेंस रखता है वो ईगो है। फ्रॉइड ने जो ईद, ईगो और सुपर ईगो ऐसे अपने पर्सनैलिटी के 3 भाग बताए हैं। ओके। ईद वो चीज़ है कि जो बचपन से आती है, अपने इंस्टिंक्ट से आती है, कि जैसे भूख है, प्यास है, सेक्स है, ये सब चीज़ जो है वो इंस्टिंक्ट से आती है, बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं उसको, वो ईद है। सुपर ईगो जो है वो है कि हम क्या सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। वो बोलता है, सुपर ईगो बोलता है कि ये करो, वो मत करो, अच्छा। ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट पे। दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर शाश्वत शेरे। डॉक्टर शेरे एक साइकेट्रिस्ट हैं जो पिछले 40 वर्षों से साइकेट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने आज तक बहुत सारी एंग्जाइटीज़ के बारे में सुना होगा, बहुत सारे डिप्रेशन के प्रकारों के बारे में सुना होगा, या बहुत सारी साइकोटिक बीमारियों के बारे में भी सुना होगा। बट क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसी भी बीमारी है, जी हाँ, एक ऐसी भी मेंटल इलनेस है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें एंग्जाइटी से लेके साइकोसिस तक सारी फेजेस आती हैं। और ऐसी ही एक मेंटल इलनेस के बारे में आज डॉक्टर शाश्वत शेरे हमसे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी वो डिप्रेशन जो महिलाएं प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद एक्सपीरियंस करती हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं जो डॉक्टर शाश्वत शेरे ने हमको आज हमारे पॉडकास्ट पे आके बताए। इसमें महिला अकेली जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा डिप्रेशन है ये जिसमें महिला की बचपन से लेके उनकी शादी तक सारी की सारी एक्टिविटीज़ अपना अपना छोटा छोटा योगदान देती हैं, जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन में चली जाती हैं। हर उनकी ज़िंदगी में आने वाले अच्छे बुरे व्यक्ति और उनके साथ उन व्यक्तियों के जिस भी प्रकार के रिलेशनशिप रहे हों, अच्छे या बुरे, हर चीज़ का उस साइकोटिक डिप्रेशन में एक अपना योगदान होता है, जिसके बारे में डॉक्टर शेरे ने हमें आज बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक सुनेंगे और आप भी ये जानेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसी गर्भवती महिला है तो उनको किस तरीके से आपने और आपके पूरे परिवार ने हेल्प करना चाहिए, ताकि वो ऐसे किसी भी प्रकार के एंग्जाइटी या डिप्रेशन या साइकोसिस में ना चले जाएं। थैंक यू दोस्तों।
नमस्ते डॉक्टर शेरे, आप नमस्ते। हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें अपना अमूल्य वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते। मैं डॉक्टर शाश्वत शेरे, मैं रत्नागिरी से आया हूँ। रत्नागिरी जैसे छोटे शहरों में मनोविकार तज्ञ बहुत कम होते हैं जी। और मैं ये कोकण बेल्ट में पहला मनोविकार तज्ञ हूँ जो वाओ। उस जगह गया। उसको अभी 40 साल गुजर गए। अमेजिंग। 1984 से मैं वहाँ हूँ और वहाँ काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मनोविकार के बारे में बहुत सारे गलतफहमियाँ लोगों के मन में है। लोग डरते हैं हमारे पास आने के लिए, लोग डरते हैं हमारे बारे में कुछ सोचने के लिए। और अगर किसी के घर में किसी भी तरह की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो तो जल्द से बाहर निकलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते और उसके कारण प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाते हैं। जी। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप के सामने बैठ के मैं सभी लोगों के लिए कुछ कह सकूं और उनको कुछ मार्गदर्शन कर ज़रूर। सकूं। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक किसी भी परिवार में आप जब देखते हैं तो जो घर की महिला होती है उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि वो एक ऐसा आप कह सकते हैं वो माला की वो डोरी हैं जो सारे मणियों को एक साथ पिरो के रखती हैं, और इसीलिए उस डोरी का सही होना खुद एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आज का जो विषय हम लोगों ने चुना है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस विषय के बारे में। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो हम कहते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं? मतलब सिर्फ डिप्रेशन ही होता है, उससे पहले भी कुछ होता है या उसके बाद भी कुछ होता है? पहली तो बात यह है कि माँ बनना एक बहुत बड़ी घटना है पूरे लाइफ में। ओके। वो महिला के मन में और जी। महिला के जीवन में वो एक बड़ी घटना है ओके। और उसका काफ़ी स्ट्रेस होता है। ओके। वो महिला के जीवन में उसके बारे में वो जब सोचती है, बच्ची होने के टाइम से सोचती है कि ये कैसे होगा, डर सा लगता है। जब घड़ी नज़दीक आती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर ये सब ठीक होगा या नहीं होगा, मैं बच्चे को संभाल पाऊँ या ना पाऊँ, ऐसे मन में ख्याल आते हैं और जी। इसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। और कई कारण रहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस बढ़ने के वजह से वो काफ़ी स्ट्रेसफुल अवस्था में रहती है जब वो डिलीवरी होती है। ओके। जब वो माँ बनती है उस टाइम ये जो स्ट्रेस है उसका सबका जो एक परिणाम उसके ऊपर होता है, उसके कारण कई तरह के उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं या चिंता बोलते हैं। जी। हाँ, वो सबसे आम बात है। ओके। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज भी रहे, सब कुछ नॉर्मल रहे, ये जो माँ है वो भी पहले से तो नॉर्मल है, बिल्कुल। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी 70% लोगों में ये चिंता तो रहती है कि सब ठीक होगा कि नहीं, ओके। कैसे होगा, राइट। जब भी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में मैं बच्चे को कैसे संभाल सकूं। जी। ये 70% लोगों में तो ऐसे होता ही है। ओके। लेकिन 22%, ये जो परसेंटेज है वो WHO का परसेंटेज मैं बता रहा ओके। हूँ कि 22% है कि जो डिप्रेशन में चली जाती है। ओह माय गॉड। ओके। तो 22% ये एक बड़ा प्रिवेलेंस है जी हाँ। कि हाँ, कि यानी कि जैसे बोलो कि 22% लोग यानी 4 में से समझो एक माँ है जी हाँ। तो डिलीवरी के टाइम में डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये बच्चे को संभालने में कामयाब नहीं रहूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा और मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कैसे सहूँ, इसके बारे में उसको आशंका रहती है और उसके कारण वो डिप्रेशन में जाती है। ओके। और उसका जो एकदम से सीवियर जो प्रकार है कि जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसमें वो तो रियलिटी का बॉर्डर क्रॉस कर जाती है, यानी कि वो स्वाभाविकता क्या है, आजू बाजू में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाती, उसके जो मन के ख्याल है वो ख्यालों को सच मानने लगती है। ओके। और कुछ डर मन में आते हैं, कुछ हेलुसिनेशन जैसे आवाज़ें आती है, उसको कुछ कोई बता रहा है ऐसे आता है, उसके मन में आता है, ऐसे कोई कोई ख्याल आते हैं और जिसको साइकोसिस बोलते हैं। वो समझो 1000 लोगों में से एक ऐसी बात होती है। ओके। तो वो कम होती है, लेकिन वो होती है तो काफ़ी सीरियस होती है। ओके। तो
एक काम करते हैं, हम पहले बेस से आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात आप मुझको ये बताइए कि जो मेंटल डिस्टरबेंसेस होते हैं वहाँ से अगर हम शुरू करें तो मेंटल डिस्टरबेंसेस कौन से वो हैं जो आम हैं और जिनको हम लोग नॉर्मल समझ सकते हैं, और कौन से हैं जहाँ से हमको ये भापना चाहिए कि नहीं यहाँ से कुछ गलत शुरू होने वाला है। ये तो पहली चीज़ है कि हम अगर देखें तो ये क्यों होते हैं। जी ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं। तो पहली चीज़ ये होती है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर सबसे बड़ा ये है कि जो वुमन है, जो स्त्री है जिसको डिलीवरी होती है, तो उसके जो हार्मोनल लेवल्स है उसमें काफ़ी एकदम से चढ़ाव उतार हो जाती जी। है। कि जब ये डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी चालू है तब तक जो कोई हार्मोन्स एकदम से टॉप पे रहते हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद वो एकदम नीचे हो जाते ओके। हैं और दूसरे तरह के बढ़ जाते जी हैं। हाँ। ये जो चेंज है वो काफ़ी असर करता है। ओके। आपको मालूम होगा कि कई स्त्रियों में ऐसे भी होता है कि हर मंथ में जब भी माहवारी आती है, जी जो हाँ। मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, उस टाइम भी प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी ये डिस्टर्बेंस होती जी। है, वो छोटे रहते जी हैं। हाँ। डिलीवरी में यही बात बड़ी हो जाती है। ओके। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि चिंता रहती है मन में कि ये मैं कैसे संभालूँ, मेरी बिल्कुल। जिम्मेदारी कैसे उठाऊँ, ये चिंता रहती है, उसके कारण होता है। तो ये दोनों चेंज जब स्मॉल अमाउंट में रहते हैं यानी छोटी होते हैं तो ये आम बात है। मैं जैसे बोला कि 70% में तो थोड़ा तो कुछ होता ही है, ओके। लेकिन वो कोप अप कर सकते हैं। ओके। वो कैसे कोप अप कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सोशल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कि घर में यूजुअली हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में तो ऐसा होता है कि पहली जो डिलीवरी होती है वो माँ के घर भी होती है। जी हाँ। तो इसका कारण यही है कि माँ के घर में क्यों भेजते हैं, क्योंकि मदरिंग ये जो चीज़ है वो अपने माँ से वो सीखी रहती है। लड़की को मदर इन लॉ से मदर ज़्यादा नज़दीक है, जी हाँ। इमोशनली सपोर्टिव लगती है और वो सिखा सकती है कि मदरिंग कैसे करना है। तो इसके लिए उसको उधर भेजते हैं, तो वो सपोर्ट से वो ठीक हो जाती है। उसको लगता है कि हाँ मेरे सपोर्ट में कोई है जो मुझे सिखाएगा कि मदरिंग कैसे करना है, बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठानी है, वो सिखाएगा। तो वो तुरंत आश्वासित रहती है कि ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये अगर ये सब होता है तो ये आम बात है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। ना तो कोई उसको दवाई की ज़रूरत है, ना तो कोई और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। खाली उसको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मिले, अच्छा खाना पीना मिले, तो ये सब नॉर्मल हो जाता है। ये एंजाइटी था सिर्फ। हाँ, ये एंग्जाइटी का है। अच्छा, अभी आगे का स्टेप है। आगे का स्टेप है कि डिप्रेशन में जाना। ओके। कि जब लगता है कि वो जो डिलीवरी जिसकी हुई है, वो स्त्री को अगर लगता है कि नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, अच्छा। ये मेरे हद के बाहर है ओके। और मैं कुछ नहीं कर सकती, और वो कुछ नहीं कर सकती ऐसा मन में आने के कारण वो रियली कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो एज अ, मान लीजिए अगर मैं हस्बैंड हूँ या मान लीजिए मैं फादर इन लॉ हूँ, तो मुझे देख के पता चले कि कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। पहली तो चीज़ ये है कि जो नॉर्मली भी होती ही है कि बच्चा रात भर रोते रहता है। जी हाँ। उसको जितना ऑन डिमांड आप फीडिंग को देना पड़ता है, तो आपको नींद बराबर नहीं मिलती है। ओके। ये नींद बराबर ना मिलने के कारण उसका सब जो साइकिल डिस्टर्बेंसेस। वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो साइकिल डिस्टर्ब होने से वो इरिटेबल हो जाती है, जी हाँ। रोने लगती है, लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं उठा जाता, ये Okay. जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ। राइट। उसको लगता है कि ये मेरी वजह से ये बच्चा परेशान हो रहा है, इसलिए वो रोता है, मैं ओह। कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसका रोना नहीं बंद कर सकती हूँ। ओके। हालांकि हर बच्चा रोता ही है, बिल्कुल। और उसका ब्रीदिंग का ही वो एक एक्सरसाइज है कि वो रोता है। अच्छा। कुछ भी हो तो रोता है, वो सुसु किया तो रोता है, भूख लगी तो रोता है, कुछ भी करने तो रोना ही तो उसका कम्युनिकेशन का करेक्ट मार्ग माध्यम है। जी हाँ। हाँ, तो इसके लिए रोता है। तो लेकिन वो स्त्री जो रहती है, माँ जो रहती है, उसको लगता है कि नहीं रोता है तो कुछ करे ही, उसका रोना बंद कर दे। जी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो फिर इसके लिए वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो जब नींद खराब हो जाती है, उसका मायूसी आ जाती है, वो कुछ करने से इनकार करती है, रोती है, तो अपने को देखना चाहिए कि वो सीवियर डिप्रेशन में जा रही है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इस समय में आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये डिप्रेशन आगे आगे बढ़ के
फिर वो साइकोसिस में बदल सकता है कि जब उसको लगता है कि नहीं ये बच्चा होना ही नहीं चाहिए था, ये बच्चा ही मेरे सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कभी एक्सट्रीम केसेस में वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते नुकसान हैं। पहुंचा सकती है। ओके या तो उसको देखने से मना करती है कि नहीं मैं उसको देखूंगी नहीं, ओके वो मुझे चाहिए ही नहीं, ओके। उसको लेके जाओ, अच्छा। ऐसा कर सकती है। और एक आध केस में ऐसा भी हुआ है कि वो बच्चे को मार देती है। तो मैं आपसे वही पूछना चाहता था कि आपके 40 साल के प्रैक्टिसिंग करियर में आपने जो भी एक्सट्रीम केसेस देखे हैं उसमें से आप कोई 2 उदाहरण बता सकते हैं एक्सट्रीम केसेस के? एक में तो ऐसा हुआ था कि जब उसको लगा कि ऐसे ये नहीं कर सकती और वो जो साइकोसिस में गई, तो उसको कान में ऐसे आवाज़ आते थे कि नहीं ये बच्चा ही तुम्हारी सब प्रॉब्लम की जड़ है, उसको निकाल दो। हेलुसिनेशन? हाँ, हेलुसिनेशन की ओके कोई बता रहा है उसको कि ये सब बच्चे की वजह से हो रहा है, तो उसको हटा दो। ओके तो उसने क्या किया, वो बच्चे को देखना एकदम से बंद कर दिया, उसको भगा दिया घर से। वो अगर बच्चा को कोई लेके आया तो बोलते कि नहीं ये गलत है, ये कोई शैतान का बच्चा है ओह जो मुझे सता रहा है, तो उसको मेरे नज़र से हटा दो। ओके। दूसरी तो मुझे केस याद है कि जो सबसे फैटल एक्सट्रीम थी। हाँ, जी। तो एकदम से उसने तो बच्चे को ऐसे पकड़ दिया कि बच्चा मर गया। और बाद में उसको लगा कि मैं ही मारी हूँ, तो फिर उसको और डिप्रेशन में चली गई और ख़ुद को नुकसान सुसाइड कर करने लिया। तक बात आ गई। तो ऐसे केसेस तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर मन में रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, और इसके लिए पहले से हमको ये डिप्रेशन को ट्रीट करना चाहिए। तो इससे मुझे एक बात समझ में जो आ रही है, जो सवाल अगला आ रहा है वो ये है कि खुद जो माता बनने वाले हैं, ठीक है, उनके खुद के यंग एज में, एडोलेसेंट एज में या फिर टीन एज, ये जो एजेस होती हैं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, उस दरमियान अगर दे हैव बीन थ्रू सम ट्रॉमा, या फिर इस दौरान अगर मान लीजिए वो खुद स्किज़ोफ्रेनिक रही हों, या फिर उनके अपब्रिंगिंग में कहीं उनको ऐसा लगा हो कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हो गया, तो इन सब कारणों से भी इस पे कुछ फ़र्क पड़ता है? ज़रूर पड़ता है। कि मैं कहूँगा कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि हाई रिस्क मदर्स है, जी हाँ। कौन सी हाई रिस्क मदर्स है कि जिसको अगर पहले से कोई मानसिक समस्या है, जैसे कि ओके स्किज़ोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है, कि जो पहले से उसको होता है, तो ये डिलीवरी के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं सडनली, जो सोशल चेंजेस होते हैं सडनली, तो उसका इम्पैक्ट उनको ज़्यादा होता है और वो दे गो बैक टू देयर ओन इलनेस। बाद में उनको स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ सकता है, उनका डिप्रेशन बढ़ सकता है, ये चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि ये जो डिलीवरी के बाद मदरिंग करना है, बच्चे को जिम्मेदारी उठानी है, वो यूजुअली हर स्त्री अपने मदर के, अपने चाइल्डहुड के मेमोरीज से ज़्यादा संभाल सकती है। इतने पुरानी मेमोरीज से? यस, अपने जो चाइल्डहुड मेमोरीज है जी हाँ। वो अपने ब्रेन में इतनी जड़ तक गई रहती है कि उसका असर अपनी लाइफ पे पूरा टाइम चालू रहता है। ओह वाओ। तो इसके लिए जब मदरिंग के टाइम आ जाता है तो जी हाँ। उसको अपने पुराने, अपने बचपन की याद आती है कि अपने मदर ने क्या किया था अपने साथ। ओके अगर वो उसके जो यादें हैं या मेमोरीज है, वो अगर ऐसी ट्रॉमेटिक रही हो कि उसकी मदर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, या तो उसकी मदर थी ही नहीं, या गुजर गई रहेगी डिलीवरी में, या वो बीमार थी कि उसको देख नहीं पाई, या और कुछ हुआ रहेगा, और उसको मदरिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो अब उसकी जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम भी उसको तकलीफ़ होती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। ओके सो नॉर्मल मदरिंग उसके चाइल्डहुड में अगर हुआ रहेगा तो वो हेल्प करता है। अगर उसका ट्रॉमेटिक रहा तो अभी हाई रिस्क हो जाता है कि उसको ये डिलीवरी में उसको भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके और दूसरी चीज़ है कि अपने इंडियन कल्चर में है कि जैसे हर किसी को लड़का चाहिए, अगर लड़की हुई तो फिर टेंशन बढ़ जाता है। जी हाँ। अगर पहले एक बच्ची है या 2 बच्ची है, लड़कियां हैं, और अभी तीसरी डिलीवरी है, तो अगर इस बार भी लड़की हुई तो गए काम से, तो जी हाँ। सब कोई अपने कोई दोष देगा, जी इसकी हाँ। वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है।
तो ये स्ट्रेस की कोई वजह है कि जिसको हाई रिस्क हम बोलते हैं ओके कि अगर ऐसे स्ट्रेस रहा तो हमेशा उसमें पोस्टमार्टम प्रॉब्लम होने की ज़्यादा आशंका रहती है। ओके। तो जो मैंने अभी समझा है इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लू ये मेरे लिए ये था कि अ, जो भी माताएं, ठीक है, आज माँ बनने वाली हैं या आने वाले कुछ महीनों में, साल में माँ बनने वाली हैं, उनको एक चीज़ याद रखनी है कि मैं सिर्फ अपने बच्ची को संगोपन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बच्ची का संगोपन ना करके मैं उसकी बच्ची का भी अभी से संगोपन कर रही हूँ, जो शायद आज सही से बात 30 है। साल बाद, एम आई राइट टू बी सेइंग दैट, यस, सही बात जो कि आज से 30 साल बाद इस दुनिया में आने वाली है, जिसका कोई अस्तित्व अभी नहीं है, बट मैं आज जो कर रही हूँ वो उसका आगे मेरे असर उस पोती पे के होने साथ भी वाला होने है। वाला है। एंड इसीलिए मुझे अपने आप के साथ बहुत केयरफुल रहना है कि मैं किस तरीके से अपने बच्चे के साथ बर्ताव कर रही हूँ। सही। ओके तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इंडियन कल्चर में एक बहुत बढ़िया बात है कि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बट अभी जैसे इंडियन फैमिलीज आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लाइफ में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो अर्बनाइजेशन के साथ एक और चीज़ हो रही है कि फैमिली अभी नैरो डाउन होते हुए न्यूक्लियर फैमिलीज बनते जा रही हैं। मतलब पहले 20-22 लोगों का परिवार होता था, आप अपने चाचा मामा के साथ भी रहते थे एक ही घर के अंदर, अब वो नैरो डाउन हो के सिर्फ मम्मी पापा और बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं घर के अंदर। तो इससे और क्या एडिशनल इम्पैक्ट पड़ता है मदरिंग के ऊपर? जैसे मैंने बताया कि पहले जो सिस्टम थी कि अपने माँ के घर चले जाना डिलीवरी के लिए, जी तो आसान हो जाता था। जी हाँ अभी ऐसे है कि उसकी खुद की माँ भी अभी समझो 50s या 60s एज में रहे, 60 ईयर्स के, और वो भी काम करने वाली हो, जी तो शी इज़ नॉट अवेलेबल कि वो तुम्हारे साथ में बैठ के तुम्हारे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर करे, तुमको गाइड कर सके। करेक्ट या ऐसे भी हो सकता है कि वो कहीं अलग जगह पे हो, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हर कोई यूएसए में जाता है, उधर बिल्कुल। सेटल हो जाता है, और माएँ तो इधर इंडिया में है। जी हाँ काफ़ी माँ लोग ऐसी है कि वो चले जाते हैं डिलीवरी बिल्कुल, के टाइम पे, बिल्कुल। लेकिन हर किसी को ये संभव नहीं होता है। जी अगर ऐसे होता है तो उसको उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए, ओके और ये जिम्मेदारी अगर लड़की की माँ नहीं उठा सकती है तो सास को उठानी पड़ेगी। ओके अगर सास को उठानी पड़ेगी तो उसको अपने बेटी की तरह उसकी अपने बेटी जैसे उसको ट्रीट करना जी है। यानी उसकी बेटी अगर नहीं भी हो, जी हाँ जी हाँ तो भी उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो अपनी बेटी जैसी है, और उसको बिल्कुल। वो दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट उतना अच्छा होना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारी है वो दोनों फैमिलीज़ ने अच्छी तरह से बांट लेनी चाहिए कि अगर एक ना अवेलेबल हो तो दूसरे ने अपना उसका रोल बनाना चाहिए। ओके तो अभी जैसे हम देख रहे हैं अर्बन सिटीज़ में, इवन इंडिया के अंदर, कि कपल्स दोनों आके शहर में रहते हैं, उनके माँ बाप शायद कहीं उनके नेटिव प्लेस में रहते होंगे, ओके, एंड वो दोनों वर्किंग होते हैं, तो दोनों के अपने अपने ऑफिस के प्रेशर्स होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है। हम कितना भी कहें वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए, बट वो एंड ऑफ द डे उतना नहीं हो पाता है जितना हमें बुक्स बता रही हैं कि करना चाहिए। ओके, वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मेरा अगला सवाल वही है कि जितना कॉम्पिटिटिव अभी दुनिया बनती जा रही है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक शुड दी एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स डू? मतलब मान लीजिए अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि हमें 2 साल में हमें अभी ये करना है, मतलब एक बच्चा हमको चाहिए, 2 साल में हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो अभी से एज ए यंग कपल क्या हम लोगों ने अपनी आदतों में या प्रैक्टिसेस में सुधार लाना है? पहली तो बात यह है कि जो अभी तक का आदमी लोग का जो कंसेप्ट है कि ये बच्चा को डिलीवरी करना, बच्चा को जन्म देना और उसकी देखभाल करना, ये सब औरत की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी। हाँ लेकिन ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आदमी की कुछ जिम्मेदारी अगर औरत उठा रही है तो आदमी ने कुछ ना हेल्प करना ही चाहिए। जी हाँ तो ये दोनों ये लोगों ने ये सोचना चाहिए कि अगर डिलीवरी होगी तो उस टाइम से हम क्या क्या जिम्मेदारियां खुद संभाल सकते हैं, ओके एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कितना टाइम हम दे सकते हैं। इसके लिए ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है करके वो टाल नहीं सकते हैं। कई जगह ऐसे होता है कि आदमी को लगता है कि इतने छोटे बच्चे को हम उठाए कैसे, हैंडल बिल्कुल। कैसे करें, उसको एंग्जाइटी रहती है। तो उनको भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, उन्होंने करनी चाहिए उसका
यूजुअली कई जगह मैंने देखा है कि एंटीनेटल केयर यानी जो प्रेगनेंसी में जो केयर करते हैं, वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हस्बैंड को भी बुलाते हैं और ओके। उनको सिखाते हैं ट्रेनिंग, बच्चे को कैसे हैंडल करना होता है एकदम, जो अभी अभी न्यूबॉर्न, जन्म, जी हाँ, हाँ। न्यूबॉर्न चाइल्ड को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, तो ये ज़रूर सीखना चाहिए उन्होंने ओके, और उनकी मदद करनी चाहिए। ओके। यानी कि दूसरा कोई भी ना रहे जी। तो भी हस्बैंड उसको मदद कर सके और ये जिम्मेदारी उठा सके। अभी कई जगह अभी 6 महीने की डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी की जो छुट्टियां मिलती है, वो शुरू के टाइम पे काम आती है, लेकिन उसके बाद अगर दोनों वर्किंग होने लगे तो फिर जिम्मेदारियां कैसे उठाए और कहाँ से हेल्प मिले, ये सब चीज़ों के बारे में पहले से सोच रखना चाहिए। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं आज की तारीख में, जैसे मैं बार बार अर्बनाइजेशन बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमारी फूड हैबिट्स भी ख़राब होती जा रही हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, इनको अपना फूड, जो अपना डाइट प्लान है, उसमें सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज़ जो हम लोग क्रेविंग्स कहते हैं जिसको, ओके, वो क्रेविंग्स हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम वो क्रेविंग को बैलेंस करके अपने डाइट को अपने आने वाले बच्चे के लिए मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे टाइम पे जो प्रेगनेंसी चालू होती है तो पहले तो मॉर्निंग सिकनेस होता है तो कुछ जी। नहीं खा सकते, फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, फिर वो जो क्रेविंग्स होती है वो ही खाते हैं, तो जी। बाकी चीज़ों बाद में रह जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस डाइट रहना चाहिए जिसमें सब कुछ चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो अपने मूड स्टेबलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, तो ओके। स्पेशली डिप्रेशन अवॉइड करने के लिए वो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होती है। तो वो फिश में रहती है या फ्लैक्सीड में रहती है जैसे वेज के लिए, ऐसे कोई घटक है कि जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी रहती है, तो वो खानी चाहिए। तो अभी अगला सवाल ये है कि जो हमारे नए न्यूबॉर्न बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी जो माता है, इनके बीच का एक रिलेशनशिप होता है जो कि उस बच्चे की आगे की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो मदर है, ठीक है, वो खुद अगर डिप्रेशन से जा रहे हैं या अगर वो खुद साइकोसिस से जा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत हैम्पर होता है, करेक्ट। और वो अगर रिलेशनशिप हैम्पर होगा तो वो बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें एक बहुत बड़ा डिविएशन आता है, ओके। सो एज अ फैमिली, ओके, अगर मान लीजिए हम कोई आइडेंटिफाई हो चुका है दैट द डॉटर इन लॉ इन द हाउस इज सफरिंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, ओके, तो द फैमिली शुड डू व्हाट टू एंश्योर दैट द चाइल्ड इज स्टिल हैविंग अ सेन अपब्रिंगिंग? पहली तो बात यह है कि ये जो औरत है जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि स्टिग्मा के कारण लोग कुछ बात नहीं करते उसके बारे में, किसी से शेयर नहीं करते कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, और जाके थेरेपी लेना या ट्रीटमेंट लेना ये तो और दूर की बात हो गई। तो ये इसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, अगर ये बढ़ेगा तो फिर चाइल्ड को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पहली तो बात है कि अगर जो मैंने बताया कि सीधी सारी एंग्जाइटी है या थोड़ा डिप्रेशन है, तो उसको सोशल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कैसे उसके बच्चे की जिम्मेदारी है वो उठा सकती है, कैसे उसको हैंडल कर सकती है, फीडिंग कैसा कर सकती है, उसको नहलाती कैसे है, ये सब चीज़ों में उसकी उसकी मदद करनी चाहिए। घर में जो भी कोई हो, जो भी अवेलेबल हो, अगर मदर हो तो नेचुरली वो करती है, अगर वो ना हो तो कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि जिसके कारण वो अपने बच्चे को ठीक से सपोर्ट कर सके। तो इन सब से अब आगे बढ़ते हैं। ये भी उतना ही ज़रूरी है जानना कि जो स्त्री इसमें से गुज़र रही है, ओके, उसको इस सब में से बाहर निकलने में कितना समय लग सकता है? ये तो इंडिविजुअल केस में डिपेंड रहेगा, ओके। कितना सीवियर है, उसको कितना सपोर्ट मिलता है, कितना ट्रीटमेंट टाइम पे सही टाइम पे मिलता है, उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा। लेकिन ज़्यादातर 6 वीक्स इज़ द टाइम पीरियड हम Okay. लोग बोलते हैं कि उसके अंदर वो सब सेटल हो जाना चाहिए। शी शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी और ये सब प्रॉब्लम ख़त्म होना चाहिए। ओके। अगर कोई लड़की में ऐसे प्रॉब्लम है कि जो उसको पहले से उनको कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है,
जैसे कि थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक इलनेस है या डिप्रेसिव इलनेस है, तो ऐसे हो सकता है कि वो जो ओरिजिनल इलनेस है वो इसके कारण बढ़ गया है, ओके, तो उसको टाइम ज़्यादा लग सकता है। ऑलराइट, तो वो केस पे डिपेंड रहेगा कि उसको और कितना टाइम लगेगा, या उसका पहले वाला जो कुछ प्रॉब्लम है वो बीच में। यूजुअली क्या होता है कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है जो कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट पे है, और बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी वो सब टैबलेट्स और ट्रीटमेंट बंद कर दिया है, जी, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में कुछ और दवाई ना ले, करेक्ट, बुरा असर हो सकता है। तो उस टाइम अगर वो नहीं लिए और धीरे धीरे प्रॉब्लम फिर से बढ़ गया, तो डिलीवरी के टाइम पे वो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है और फिर उसको काबू में लाने के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके। तो एक बार अगर मान लीजिए कोई फुल्ली रिकवर हो चुका है, तो ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी रीअकरेंसेस के चांसेस कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं, यानी ओके, कि जैसे हम लोग बोले कि समझो 22% में डिप्रेशन आ जाता है, तो अगर पहले डिलीवरी में अगर ये हुआ तो ये 50% तक बढ़ जाते हैं, मतलब वापस होने के वापस होने संभावना? के चांसेस। हाँ, ओके, हाँ, तो यानी कि जो चांसेस है वो 50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सेकंड डिलीवरी में। इसलिए हम तो यूजुअली एडवाइस करते हैं कि सेकंड चांस नहीं ले तो अच्छा है। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको, वो कपल को चाहिए कि और एक होना ही चाहिए बच्चा, एक लड़की है तो एक लड़का होना चाहिए, या या वाइस लड़का है तो वर्सा? लड़की जी होनी हाँ, चाहिए, तो ऐसा कुछ भी हो उनको चाहिए तो वो उनका डिसीजन है। लेकिन उनको डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये रिकरेंस हो सकता है, और ओके, उसको तैयार रहना चाहिए कि अगर उसके थोड़े भी साइन सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करना है, तो ओके। ताकि वो ना बढ़े। इसमें हस्बैंड का जो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है, वो माँ को सपोर्ट करना है। जी, अगर हस्बैंड ऐसे सोचता है कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या होता है कि हमारे समाज में कई बार ऐसे सोचते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है वो यानी कि प्रॉब्लम है ही नहीं, वो ये फैंटेसी का प्रॉब्लम है, वो कल्पना में है, सच में रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जैसे हम शारीरिक बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे मानसिक बीमारियों को नहीं एक्सेप्ट करते। हमको लगता है मानसिक बीमारी यानी मन की बीमारी, और मन ये चीज़ है कि जो कल्पना में है, वो सच में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सच में बीमारी है, और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप उसको बराबर ट्रीट करेंगे। आपको ऐसे लगता है कि मानसिक बीमारी है तो अपने आप खुद कंप्लीट ट्रीटमेंट आप खुद करना चाहिए। जी, आप खुद मन से देखना चाहिए कि ये ना हो, आप खुद मन से डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हस्बैंड्स कि ये क्या, ये आपकी सोच है कि ये कर नहीं सकते, करने दो, आप तो सब कुछ कर सकती है, आपको खुद से यहाँ से निकलना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बीमारी है, वो बीमारी की वजह से वो निकल नहीं सकती है, उसके कारण अपने ब्रेन में है, ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसके कारण ये हो रहा है, और आप ठीक नहीं कर सकते। आप अपने खुद को ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे बुखार आया है तो मैं बॉडी को बोल दूंगा कि ये बुखार निकाल दे। वो आपको पता है कि वो आपके हाथ में नहीं है। मन भी आपके हाथ में पूरी तरह से नहीं रहता है। आपको ये गलतफहमी है कि मन आपके हाथ में जी, है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन के काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो आपके हाथ में नहीं रहती है। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बीमारी है, जैसे शारीरिक बीमारी है, कमज़ोरी है, ये मन की कमज़ोरी हो गई है, और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। ओके। आपने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें जो महिलाएं उसमें से गुजर रही हैं उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, उनको चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको वहम होता है, उनको आवाज़ें सुनाई देती है। बीइंग इन द टिपिकल जो भारत में सेटअप है, ठीक है, तो कई बार ये होता है कि लोग अंधविश्वास में इसको एक गलत नज़रिए से देखने लगते हैं और उनको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे उसका साइंटिफिक इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल वो महिला गुजर रही है, उनको पता है उनको क्या तकलीफ हो रही है। तो एज अ साइकेट्रिस्ट, ओके, आपका सुझाव क्या होगा कि फैमिली ने करेक्ट अप्रोच क्या रखना चाहिए? नहीं, पहली तो बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक तरह की बीमारी है जो ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी भी नहीं है कि जो ठीक ही नहीं हो सकती, इसका इलाज हमारे पास नहीं तो कुछ भी कर दो, ऐसी बात नहीं है। ठीक हो सकती है, दवाइयों से ठीक हो सकती है, काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है।
अगर आप ऐसी जगह गए जो भूत प्रेत करने ब्लैक मैजिक करते हैं या और कुछ करते हैं, ये अंधविश्वास में आप टाइम गंवाते हैं। ओके। वो जितना टाइम ज़्यादा जाता है वो मदरिंग उसका बराबर नहीं होता, चाइल्ड को परवरिश अच्छी नहीं होती, उसका जी। असर चाइल्ड पे हो जाता है, चाइल्ड के मन पे हो जाता है, और वो औरत के ऊपर भी हो जाता है। उसका जो ये मानसिक जो परिस्थिति है, डिप्रेशन है वो या साइकोसिस हो, वो बढ़ जाता है। ओके। तो इससे आप बच रहना चाहिए। ओके, तो इसी तरह एक और भारत देश में देखा गया है फैक्ट, वो ये है कि हमारे यहाँ पे मतलब परसेंटेज में तो नहीं बता पाऊंगा, बट कई बोगस डॉक्टर्स होते हैं, कई बोगस साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी होते हैं जो है सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, पर वो अपने आप को साइकेट्रिस्ट के लेवल तक मानते खुद ही, ठीक है। और ट्रीटमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहले बता दीजिए कि साइकोलॉजिस्ट की मर्यादा कहाँ तक है और साइकेट्रिस्ट की मर्यादा कहाँ से कहाँ तक है, और लोगों ने किसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। हाँ, काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि साइकियाट्रिस्ट यानी कौन है और साइकोलॉजिस्ट कौन है। करेक्ट। ये दोनों में फ़र्क ये है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो बेसिकली डॉक्टर है, मेडिकल पर्सन है, Okay. MBBS होता है, उसके जी। बाद में साइकियाट्री सीखता है। करेक्ट। तो वो मेडिकल अप्रोच से देखता है कोई भी केस को, और वो ड्रग्स दे सकता है, मेडिसिन दे सकता Okay. है। ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो यूजुअली आर्ट्स या कई कई जगह साइंस में भी सीखता है, साइकोलॉजी सीखता है, जो मानसिक व्यापार कैसे चलते हैं वो सीखता है, जी। लेकिन उसको ड्रग के बारे में कुछ पता नहीं है, जी। और वो ड्रग नहीं लिख सकता है। जी। ये दो अलग बात है। जी। जब कोई केस है जिसको मानसिक प्रॉब्लम है, उसको कई बार दोनों की ज़रूरत होती है। करेक्ट। काउंसलिंग की भी ज़रूरत रहती है, जो साइकोलॉजिस्ट करता है, यूजुअली एक्सपर्टाइज रहता है, और मेडिसिन की भी, दवाई की भी ज़रूरत होती है। और कौन से केस में किसकी कितनी ज़रूरत हो ये बताना डिफ़िकल्ट है। ओके। साइकियाट्रिस्ट को यूजुअली काउंसलिंग का नॉलेज एक्सपीरियंस से आ जाता है, थोड़ा बहुत पता भी रहता है, सीख भी रहती है, जी। तो वो दोनों चीज़ों हैंडल कर सकता है। करेक्ट। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट रहता है वो मेडिसिन हैंडल नहीं कर सकता है, जी। और ये मर्यादा उसने देखने की और समझने की ज़रूरत होती है। ओके। काफ़ी बार ये होता है कि ये दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू जी, रहता हाँ। है। एक दूसरे को बोलता है कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। जी। ये बोलता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, ये सब दवाई लेना बेकार है, दवाई Correct. बुरा असर करती है, तुम्हारे ब्रेन को बिगाड़ देगी, तुम्हारी किडनी को बिगाड़ देगी, ये हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो केस में जिस बात की जितनी ज़रूरत है वो दोनों की ज़रूरत है, और दोनों तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ राइट एडवाइस कि यू ऑलवेज हैव अ सेकेंड ओपिनियन, अगर वैसा है तो? क्योंकि जैसा आपने बोला कि आपको वो बोल रहे हैं कि दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर उस केस की आवश्यकता है दवाई लेना, और आपका जो जिसके पास आप गए हैं वो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, वो अगर आपको स्ट्रिक्ट नो बोल रहा है, सो इज़ इट राइट एडवाइस कि आप एक सेकेंड ओपिनियन लें? ज़रूर लेना चाहिए। अगर हमको क्या चाहिए, हमको सोल्यूशन चाहिए। हमको वो जो मदर है वो ठीक होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक होनी चाहिए, और अपने बच्चों को संभालने चाहिए। और अगर एक तरह के ट्राई करने से वो ठीक नहीं हो रही है तो हमेशा दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए, और देखना चाहिए कि और कौन सी कुछ कमी पड़ रही है क्या उसमें। ओके, तो अब मैं लास्ट सवाल पे आता हूँ हमारे आज के पॉडकास्ट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड सवाल होने वाला है। पर्सनलाइज इसलिए क्योंकि बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, ओके, आप रोज़ अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स से मिलते हैं जो कि अपने अपने मनोविकार से गुजर रहे हैं। उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, एंग्जाइटीज़ होते हैं, जो वो आपको आके बताते हैं। वो सारा आप उनसे डाउनलोड लेते हैं, ठीक है, और वो आप एब्जॉर्ब करते हैं। बीइंग इन द प्रोफेशन जिसमें आप हैं, आपको एम्पैथाइजिंग पोजीशन में रहना होता है, क्योंकि आप एम्पैथाइज करेंगे तभी आप समझ भी पाएंगे और हेल्प भी कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम ये सब से आप खुद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना हो जाए या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना आए, इसके लिए आप इंडिविजुअली क्या करते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट? पहली बात तो ये है कि एम्पैथी के सिवा ट्रीटमेंट देना मुश्किल है। जी। क्योंकि जब आप अपने पेशेंट्स के या क्लाइंट से एम्पैथाइज होते हैं, उसकी बात समझ लेते हैं, तभी आपको पता चलता है उसको असली ज़रूरत किस बात की है और क्या कमी है उसमें। पूरी केस समझने के लिए एम्पैथाइज होना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथाइज होना यानी यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट पर्सन शूज़। करेक्ट।
ये कभी कभी काफ़ी तकलीफ़ देने वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान में यही रहना चाहिए कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप अपने जो पैर है वो अब ज़मीन पे ज- डटे रहने की ज़रूरत है। यानी कोई डूब रहा है, उसको आप बचाना चाहते हैं तो आपको खुद को स्विमिंग आनी चाहिए और आप किनारे को पकड़ के रखना चाहिए, आप उसके साथ डूबना नहीं चाहिए। तो ये बैलेंस जो है, बिना एम्पैथी, आप कई लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं हम तो एम्पैथाइज नहीं करते, हमको तकलीफ़ होती है, हम दूर से ही उसको कुछ मदद करेंगे। तो दूर से की हुई मदद भी उतना काम नहीं करती। जी। तो काम तो होना चाहिए लेकिन आप खुद नहीं डूबना चाहिए। ये बैलेंसिंग एक्ट है, और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो जो यानी मैं कहूँगा कि जो कामयाब साइकियाट्रिस्ट है वो ये अच्छी तरह से कर पाते हैं, इसके लिए वो कामयाब होते हैं। ओके। तो ये ट्रेनिंग की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। अपने आप को खुद को रिलैक्स रखने के लिए जो हमारा ईगो है वो न, अच्छा रहने रखने के लिए, जब मैं ईगो की बात कर रहा हूँ तो ये ईगो वो वाला ईगो नहीं जो हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जी। हम बोलते हैं ईगो, इसको ईगो है, यानी कि वो कुछ गर्व है वो गर्व उसको। वाला ईगो हाँ, नहीं है वो ये। वो वाला ईगो नहीं जो ओके। हमारा साइकोलॉजिकल टर्म्स में, साइकोलॉजी में ईगो किसको बोलते हैं कि जो अपनी जो पूरा व्यक्तिमत्व है उसका जो बैलेंस रखता है वो ईगो है। ओह वाओ। ओके। ये ईगो शब्द अगर टाइम है तो मैं जी हाँ, थोड़ा प्लीज़। इलेबोरेट करूं कि फ्रायड ने जो ईद, ईगो और सुपर ईगो ऐसे ओके। अपने पर्सनालिटी के 3 भाग बताए हैं। ओके। ईद वो चीज़ है कि जो बचपन से आती है, अपने इंस्टिंक्ट से आती है, कि जैसे भूख है, प्यास है, सेक्स है, ये सब चीज़ें है वो इंस्टिंक्ट से आती है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं उसको, वो ईद है। सुपर ईगो जो है वो है कि हम क्या सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। वो बोलता है, सुपर ईगो बोलता है कि ये करो वो मत करो, अच्छा। ये अच्छी बात है वो अच्छी बात नहीं है। राइट। ईद बोलता है ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये दोनों का झगड़ा हमेशा चालू रहता है। एक रियलिटी रहती है कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। करेक्ट। अगर ये दोनों का झगड़ा जो जिसमें सुझाव करता है और क्या करना चाहिए, फाइनली जो डिसीजन लेने वाला है वो ईगो रहता है। तो ईगो हमेशा दोनों तरह से प्रेशर में रहता है। उसको विदाउट ब्रेक और आराम से अगर अपने काम पे चलना है जी। तो वो ईगो स्टेबल होना चाहिए। ओके। तो वो वाला ईगो की बात मैं कर रहा हूँ कि वो अपना जो ईगो है वो जो पेशेंट या क्लाइंट है उसके ईगो के साथ डूबना नहीं चाहिए। राइट। वो खुद अपना रियलिटी में रहे जी। और उसको हेल्प करे। ओके। इसके लिए हमको खुद को अपना ईगो स्टेबल रखने के लिए कुछ जैसे ध्यान है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, या कुछ हॉबीज़ है जैसे कि म्यूज़िक है, वो सब चीज़ें में थोड़ा टाइम अपने खुद को देना चाहिए ओके। कि जिससे हमारा जो रिलैक्सेशन है कंप्लीट हो, हमारी जो बैटरी डाउन हो जाती है कभी कभी उसको रिचार्ज कर सके। तो ये अगर बराबर से चालू रहा और इस संतुलित तरह से उसको हम कर सके, बैलेंस रख सके, तो अच्छी चीज़ होती है। ओके। सो डॉक्टर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से हमारे सारे पॉडकास्ट के जितने भी लिसनर्स हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आज का जो हम लोगों ने विषय चुना था, इस विषय का मकसद ये नहीं था कि हम लोग 101% कुछ बता पाएँ, बिकॉज आपको भी पता है कि साइकोलॉजी ऐसा साइंस है दैट इट चेंजेस विथ ईच ब्रेन, करेक्ट। बट हाँ, हमारा मकसद ये था कि हम एटलीस्ट उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टच डाउन कर पाएँ जिससे जो एक्सपेक्टिंग कपल्स हैं, ओके, उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये भी हो सकता है और इसके लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम लोग ट्रिगर पॉइंट्स को जानें, कैसे हम लोग ये देखें कि अगर ऐसा कोई स्लिप इन करने वाला है, हमको ऐसा संभावना लग रहा है, तो हमें क्या क्या स्टेप्स प्रोएक्टिवली लेने होंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो बिफोर एंडिंग, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपका यंग कपल्स के लिए हु आर वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड, एक एडवाइस क्या रहेगा? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप इस संभावना को हमेशा मन में रखें, जी। और जब आप चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का पहले से सोच लेना चाहिए कि डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा,
वो माँ कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, उसको इमोशनल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, उसको सोशल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, बाकी हस्बैंड से क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है, कैसे मिलेगा। हस्बैंड ने खुद होके सब उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रहेगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होगा, ये सब चीज़ों पहले से ध्यान में रखना चाहिए और फिर चाइल्ड का सोचना चाहिए। ओके, सो आई एम होपफुल कि आपके जितने भी एडवाइसेस थे और आपने पॉडकास्ट के दरमियान जो भी जानकारी दी, इट वुड हेल्प द यंग कपल्स। अगर उनको 100% जानकारी ना भी मिल पाई हो तो एटलीस्ट दे वुड गो टू द राइट सोर्सेज एंड रीड मोर अबाउट इट बिफोर मेकिंग अ प्लान्ड डिसीजन, बिकॉज प्लान्ड डिसीजन ऑलवेज कम्स आउट विद गुड रिजल्ट्स दैन द अनप्लान्ड रिजल्ट्स यूजुअली। सो डॉक्टर शेरे, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही हमारे दर्शकों को और आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू।